नमस्कार। आज का पाठ है संस्कृति, जिसके लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यायन, जिनका जन्म 5 जनवरी 1905 को पंजाब के अंबाला जिले में हुआ था। इनके बचपन का नाम हरनाम दास था। लाहौर के नेशनल कॉलेज से इन्होंने स्नातक यानी बीए किया और लाहौर में ही रहते हुए उर्दू में लेखन कार्य भी करने लगे। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौशल्यायन जी का संस्कृत, पाली, हिंदी, अंग्रेजी इन चारों भाषाओं पर समान अधिकार था। ये श्रीलंका के विद्यालंकार विश्वविद्यालय में हिंदी के विभागाध्यक्ष भी रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भिक्षु के पत्र, जो भूल न सका, ऐसी दरिद्रता, यदि बाबा न होते, देश की मिट्टी बुलाती है, मनुस्मृति क्यों जलाई, वेद से मार्क्स तक आदि। इन्होंने त्रिपिटक यानी बौद्ध संग्रह, बौद्ध रचना का संग्रह है, उसका भी इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। इन्हें वाचस्पति उपाधि से सम्मानित किया गया और इनका निधन 22 जून 1988 को नागपुर में हुआ। प्रस्तुत पाठ में सभ्यता और संस्कृति 2 शब्दों का वर्णन है, जिसे हम प्रायः प्रयोग भी करते हैं, लेकिन न तो संस्कृति का असली अर्थ पता है लोगों को और न ही सभ्यता का। इस पाठ में सभ्यता और संस्कृति के बारे में जो वर्णन है, उसे सुनकर दोनों को एक समझने का भ्रम दूर हो जाएगा और संस्कृति को समझाने के लिए, सभ्यता और संस्कृति में अंतर स्पष्ट करने के लिए लेखक ने बड़ा ही सरल तरीका अपनाया है। वे कहते हैं कि अक्सर हम शब्दों का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन सही मायने में इसके अर्थ को हम नहीं समझ पाते। और ये 2 शब्द सभ्यता और संस्कृति तब और समझ से परे हो जाते हैं जब हम विशेषण लगाकर इनका प्रयोग करते हैं, जैसे भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता आदि। तब यह समझ ही नहीं आता कि ये दोनों चीज एक ही है या अलग अलग है, बल्कि दोनों और समझ से परे हो जाते हैं। लेकिन इन्हीं 2 बातों को केंद्र मानते हुए लेखक ने हमें समझाने तथा दोनों में अंतर करने के लिए 2 उदाहरण लिए हैं। पहला है आग का आविष्कार और दूसरा है सुई धागे का आविष्कार। लेखक कहते हैं कि इस उदाहरण में एक चीज है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, तो दूसरी चीज है आग का आविष्कार। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में लेखक कहते हैं कि एक चीज है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार। लेखक ने स्पष्ट किया है कि जिस योग्यता, प्रेरणा अथवा प्रवृत्ति के बल पर सुई धागे व आग का आविष्कार हुआ, वही व्यक्ति विशेष की संस्कृति और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज उस संस्कृत मानव ने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की और उसे आगे बढ़ाया, उसी का नाम है सभ्यता। अतः अपनी बुद्धि व विवेक के बल पर किसी नए तथ्य का दर्शन करने वाला व्यक्ति वास्तव में संस्कृत व्यक्ति होता है और उसकी संतान, जिसे वह वस्तु आसानी से अपने पूर्वजों से प्राप्त हो जाती है, वह सभ्य तो हो सकता है लेकिन संस्कृत नहीं। इसके लिए भी लेखक ने बड़ा ही सटीक उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से संबंधित है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की तो वे एक संस्कृत व्यक्ति हैं, लेकिन आज का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से परिचित होगा, उसे उससे जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी बारीकियों का भी ज्ञान होगा जिससे शायद न्यूटन अपरिचित रहा हो। इसके बावजूद भी वह विद्यार्थी न्यूटन से अधिक सभ्य कहला सकता है, लेकिन न्यूटन जितना संस्कृत नहीं।
क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कर्ता वह नहीं बल्कि न्यूटन है। उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, ऐसी कोई खोज नहीं की जो मानव कल्याण के काम आए। अतः ये स्पष्ट है कि सोच विचार के बाद कार्य करने का स्वरूप निर्धारित करने की शक्ति ही संस्कृति है, और उसी संस्कृति के बल पर जो चीज उस संस्कृत मानव द्वारा अपने तथा दूसरों यानी मानव कल्याण के लिए आविष्कृत की गई, उसी का नाम है सभ्यता। लेखक का कहना है कि कल्पना कीजिए, जब मानव का सुई धागे से परिचय नहीं था, उस समय जिसके दिमाग में पहली बार ये बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे में छेद करके उसमें धागा पिरो करके दो टुकड़ों को जोड़ा जा सकता है, वो कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। इसी क्रम में दूसरी खोज है आग की खोज। कल्पना कीजिए, उस समय जब मानव का अग्नि देवता से साक्षात्कार नहीं हुआ था, लेकिन आज तो घर घर चूल्हा जल रहा है। आग के आविष्कार के पीछे पेट की ज्वाला, कच्चे पदार्थों को पकाकर खाने की प्रेरणा, सर्दी से बचने, जंगली जानवरों से रक्षा करने आदि की प्रेरणा रही होगी, जो कि मानव विशेष की संस्कृति कहलाएगी। आज देखिए घर घर चूल्हा जल रहा है। जिस व्यक्ति में आविष्कार करने की जितनी अधिक शक्ति होगी, वह उतना बड़ा आविष्कर्ता होगा। यानी जिस व्यक्ति की बुद्धि विवेक ने नए तथ्य का दर्शन किया, वही वास्तविक रूप से संस्कृत मानव है। लेखक कहते हैं कि कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा तन ढका हो, उसके बावजूद वह जब खुले आकाश के नीचे सोया हुआ आकाश में बिखरे तारों को देखता है तो उसे नींद नहीं आती, क्योंकि उसका अंतर्मन जिज्ञासु है। वह तारे संबंधी रहस्य को जानने के लिए बेचैन है कि आखिर ये मोतियों भरा थाल क्या है। अपना पेट भरा तन ढका होने के बावजूद उसके मन में तारों का रहस्य जानने की जो जिज्ञासा है, वही संस्कृत जन्य व्याकुलता है। यानी वही जिज्ञासा ही संस्कृति को जन्म देती है। यदि हम देखें तो हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश ऐसे संस्कृत आदमियों से मिला है जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है। अर्थात ऐसे लोग जो अपने आसपास संपन्न होने वाले परिवर्तनों से जुड़े रहते हैं, यानी मानव कल्याण को प्रमुखता देते हैं। इसके साथ साथ ऐसे भी अनेक मनीषी यानी विद्वान हुए हैं जिन्होंने केवल बाहरी प्रेरणा के कारण नहीं, बल्कि अपनी सोच, बुद्धि, विवेक के बल पर मानव कल्याण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया। लेखक के अनुसार केवल भौतिक प्रेरणा और ज्ञानेप्सा यानी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, ये दो कारण ही संस्कृति के जन्मदाता नहीं कहे जा सकते, बल्कि अपने स्वार्थ से परे जो संपूर्ण मानव जात के कल्याण की बात सोचता है, वह भी संस्कृत मानव है। आखिर जो अपने मुंह करने वाला दूसरे को खिला देता है, उसे ये बात कैसे सोचती है। माँ अपने बीमार बच्चे को सीने से लगाए, उसी की चिंता में सारी रात गुजार देती है। रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपने हिस्से की सूखी ब्रेड के टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला देता था। आखिर वो ऐसा क्यों करता था? उसके इस व्यवहार के मूल में मानव कल्याण की जो भावना है, उसकी अपनी सोच है। अगला उदाहरण अगर हम देखें तो दूसरों को अपना हक दिलाने के लिए कार्ल मार्क्स ने अपना पूरा जीवन दुख में व्यतीत कर दिया। उसके लिए सदैव संघर्ष करते रहे। इतना ही नहीं, आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध द्वारा किए गए सर्वस्व त्याग का दृष्टांत देते हुए लेखक कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना घर परिवार इसलिए नहीं त्यागा कि उसमें उनका कोई स्वार्थ था, बल्कि मानव सुख का सपना लिए हुए
उन्होंने सर्वस्व त्याग किया। जब उन्होंने देखा कि संपूर्ण मानव जाति तृष्णा के वशीभूत होकर आपस में कट मर रही है, लोग विषमताओं के दौर से गुजर रहे हैं, तो इसके मूल में जो कारण है उसी का चिंतन मनन करने के लिए उन्होंने घर बार त्याग दिया। लेखक कहते हैं कि हमारी समझ से जो योग्यता, बुद्धि, विवेक नई चीजों का आविष्कार कराती है वह भी संस्कृति है। इसके साथ ही साथ जिस योग्यता के बल पर हम तारों के रहस्य की जानकारी प्राप्त करते हैं वह भी संस्कृति है। और जो योग्यता किसी महामानव यानी महापुरुष से सर्वस्व त्याग कराती है वह भी संस्कृति है। लेखक के अनुसार वही व्यक्ति संस्कृत व्यक्ति हो सकता है जो मानव जाति के उत्थान के लिए कोई कार्य करे, ऐसे ज्ञान का संग्रह करे जो मानव कल्याण से जुड़ा हो, परहित यानी परोपकार के लिए कार्य करे। ऐसे व्यक्ति जो अपनी बुद्धि, विवेक, सूझबूझ का प्रयोग करके संपूर्ण मानव जाति के लिए कार्य करें, वास्तव में वही संस्कृत मानव है। अब हम आते हैं सभ्यता पर कि सभ्यता क्या है। सभ्यता संस्कृति का परिणाम है। हमारे खाने पीने, पहनने ओढ़ने और के तरीके, गमनागमन के साधन, परस्पर कट मरने के तरीके, ये सब सभ्यता के अंतर्गत आएंगे। यानी हमारे व्यवहार का जो तरीका है वही सभ्यता है। अब मन में प्रश्न उठता है कि मानव की जो सभ्यता या हम कह लें योग्यता आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, उसे संस्कृत कहा जाए या संस्कृति? तो यह प्रश्न भी विचारणीय है, यानी विचार के योग्य है कि जिन जिन चीजों का आविष्कार हुआ वो सभी चीजें मानव कल्याण से तो नहीं जुड़ी हैं, लेकिन उनकी खोज की गई। चीजों का प्रयोग अगर हम सकारात्मक ढंग से करें, यानी खोज की गई चीजों का प्रयोग अगर हम सकारात्मक ढंग से करें तो वह संस्कृति है। उसी को यदि हम नकारात्मक ढंग से प्रयोग में ले आए तो वह असंस्कृति है। बहुत से क्षेत्रों में जैसे आग है, उसके प्रयोग से हम भोजन बनाते हैं, और भी कई चीजों में इसका प्रयोग होता है। जो सकारात्मक प्रयोग है वह संस्कृति है। लेकिन इसी आग से जब हम कोई विनाश का कार्य करें तो वह आग का नकारात्मक प्रयोग होगा। यानी आविष्कृत वस्तु या तथ्य का हम किस प्रकार, किस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं वही बताता है कि वह संस्कृति है या असंस्कृति। लेखक प्रश्न पूछ रहे हैं कि मानव की जो योग्यता उसके विनाश से जुड़ी है वह संस्कृति है या असंस्कृति। और दूसरा प्रश्न है कि जिन साधनों के बल पर हम आत्मविनाश में जुटे हैं वह सभ्यता है या असभ्यता। इस आधार पर यदि हम देखें तो जहां एक तरफ विज्ञान का उपयोग हो रहा है वहीं दूसरी तरफ उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। यानी ऐसी वस्तु की खोज जो मानव कल्याण से जुड़ी है, परंतु कहीं कहीं उसका दुरुपयोग भी हो रहा है, और जब दुरुपयोग होगा तो उसका मानव कल्याण से नाता टूट जाएगा, तब वही संस्कृति असंस्कृति कहलाएगी। और ऐसी संस्कृति जो मानव कल्याण से परे होगी उसका परिणाम असभ्यता होगा। यानी तब वह संस्कृत मानव कल्याण से परे होने के कारण कूड़े के ढेर के समान होगी। लेखक कहते हैं कि इस दुनिया में समय अनुसार सब कुछ परिवर्तनशील, यानी सब कुछ बदल रहा है। किसी एक चीज को पकड़कर हम नहीं बैठ सकते। किसी एक खोज के सहारे हम पूरी जिंदगी और पीढ़ी दर पीढ़ी काम चला लेंगे। जब जब इंसान ने परोपकार की भावना से किसी नई चीज की खोज की है तो उसने यह पाया कि उस खोज की गई चीज की रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत नहीं पड़ी। लेखक कहते हैं कि मानव संस्कृति
अविभाज्य वस्तु है, यानी इसे बांटा नहीं जा सकता। और उस संस्कृति में जो अंश मानव कल्याण से जुड़ा है वही स्थायी है, क्योंकि वह संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है सभ्यता के रूप में, यानी आने वाली पीढ़ी उसका अनुसरण करती है, जिसे हम सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो यह स्पष्ट है कि संस्कृति आंतरिक वस्तु है और सभ्यता बाह्य वस्तु है। अंततः मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि मानव कल्याण की भावना से जो आविष्कार होगा वह होगी मानव मात्र की संस्कृति, जिसका परिणाम होगा सभ्यता। इसके विपरीत जब आविष्कृत वस्तु का कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह होगी असंस्कृति, और जिसका परिणाम होगा असभ्यता। उम्मीद है पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।